हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही होगी। और कल हमने क्लास 12th इंट्रोडक्शन देखा, चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देखा। देखिए, आपको मैंने घर से आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन दिया था। आई थिंक आपने वो किया होगा। किया है तो आप उसे मुझे सेंड करिए। आप उसे मुझे चाहे तो यहाँ पे चैट सेक्शन में आप इसको सेंड कर सकते हैं, या फिर आप उसको सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, आंसर राइटिंग जरूर करा कीजिए। आंसर राइटिंग कोशिश करूंगा हर टॉपिक पढ़ाने के बाद आंसर जरूर कुछ ना कुछ लिखने को दूं, कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने को दूं, जिनके आंसर्स आपको लिखने होंगे। ठीक ठीक है। बाकी जैसे कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, क्लास में अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो नेटवर्क क्वालिटी, या नेटवर्क एरिया में आप नहीं है, अच्छे नेटवर्क एरिया में नहीं है, या फिर आपका ऐप अपडेटेड नहीं है। तो जब भी आप क्लास में आते हैं, लॉग इन होते हैं, तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए आपका ऐप अप टू डेट है और आपका नेटवर्क एरिया अच्छा होना चाहिए। ठीक। बाकी जिनको भी दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड सेशन देखिए। रिकॉर्डेड को भी लाइव की तरह ही मान के चलिए। ठीक। और जैसे आपको आंसर राइटिंग, देखिए मैं एडमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट एडमिट नहीं हो पा रहे। ठीक। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आती है लाइव और रिकॉर्डेड में, कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड देखिए अच्छे से। जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपसे कह रहा हूँ, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वैसे करिए। ठीक। तो हमने कल जल्दी से क्विक रिकैप देख लेते हैं। ठीक। तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अपने बारे में मैंने बताया था। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो यूट्यूब पे ये चैनल सर्च करके, या फिर रिकॉर्डेड सेशन जो आपको यूट्यूब पे मिलता है, उस पर आप उसको लाइक भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को डेमो क्लासेस चल रही हैं तो शेयर भी कर लीजिए। ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जब भी आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो बेस जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं और आपका सिलेबस क्या है उस चैप्टर का। तो कल मैंने आपको बताया था ये सारा आपका सिलेबस है, और जिसको सिलेबस को पढ़ने के बाद आप ये इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, इस चैप्टर का जो लक्ष्य है, उसको आप समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या-क्या समझना है। अभी ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बट हाँ, जब मैं चैप्टर पढ़ा दूँगा, उसके बाद जब मैं आपको सिलेबस और ये ऑब्जेक्टिव दोबारा से पढ़ाऊँगा, तो आप समझेंगे ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ ली। ठीक है जी? इसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह में मैंने आपको बताया था, जब हमें सॉलिड स्टेट पढ़ना है, सॉलिड ठोस अवस्था पढ़नी है, तो पहले हमें पदार्थ को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड जो है, ठोस जो है, उस पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया था मैटर पदार्थ वो होता है जिसका कुछ मास होगा और वो कुछ जगह घेरेगा, डेट मीन्स उसका कुछ द्रव्यमान होगा और वो कुछ जगह घेरेगा। फिर मैंने आपको बताया था जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, उनके कुछ गुण होते हैं। ठीक, वो क्या क्या होते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान होता है, डेट मीन्स दे हैव वैकेंट स्पेस, यस, ओपन स्पेस इन बिटवीन देम। और ये जो पार्टिकल हैं, ये कंटिन्यूसली लगातार मूव करते रहते हैं। फिर इसके बाद जो पार्टिकल मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने कल कहानी देखी थी। इसके अलावा हम जानते हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है जनरली, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस होती है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था ये सब आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं। इसके बाद मैंने पार्टिकल के साइज की भी बात की थी आपसे। आपको मैंने बताया था कि सॉलिड जो है उसमें पार्टिकल सबसे क्लोज होंगे, डेट मीन्स उतने ही एरिया में, या उतने ही क्षेत्रफल, या फिर उतने ही आयतन, डेट मीन्स उतने ही एरिया और उतने ही वॉल्यूम में। देखिए यहाँ सॉलिड में सबसे ज्यादा पार्टिकल है, बिकॉज वाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर सिंपल सी कहानी में देखूं, यहाँ पे जो पार्टिकल है बिल्कुल टाइटली क्लोज पैक है, और इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर फोर्स होगा या इंटर मॉलिकुलर फोर्स होगा, अंत है जो आणविक फोर्स होगा, वो क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। लिक्विड में पार्टिकल दूर होंगे, डेट मीन्स उतने ही एरिया, उतने ही वॉल्यूम में, उतने ही क्षेत्रफल, उतने ही आयतन में जो आपके पार्टिकल होंगे वो कम होंगे। और आप देख सकते हैं गैस में पार्टिकल और दूर दूर। बट हमें जानना है कि वो सॉलिड के बारे में, तो इस डायग्राम को देख के हमें समझना है कि सॉलिड में जो पार्टिकल है ये बहुत ही क्लोज्ड है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपने क्लास 9th की अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें टोटल जो मैटर है, पदार्थ है, उसकी 5 अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक। तो हालांकि ये सब बस एक जनरल आइडिया था कि अब तक हमने छोटी क्लासेस में भी क्या क्या पढ़ा है अबाउट द सॉलिड्स। ये ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, देखिए ज्वाइन ना हो पाने का कारण मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी आप आते हैं अपना नेटवर्क जरूर चेक कर लें। इसके बाद मैंने आपको बताया था सॉलिड जो बुक है, चैप्टर है, शुरुआत जब हो रही है इस चैप्टर की, तो शुरू में एक बात लिखिए क्यों हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा रोल है। जैसे हम सुपर कंडक्टर्स जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, अति चालक जिसे कहा जाता है, बायो कंपेटेबल प्लास्टिक जो हो गए, डेट मीन्स ऐसे प्लास्टिक जो ह्यूमंस यूज कर पाते हैं, जैव सुसंगत प्लास्टिक जिसे कहा जाता है, या फिर सिलिकॉन चिप्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर वगैरह में, मोबाइल्स वगैरह में यूज करी जाती हैं, वे सब सॉलिड चैप्टर का यूज है। ठीक है जी। इसके अलावा
इसके अलावा मैंने आपको बताया था सॉलिड सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ उनके गुण होते हैं। वे क्या-क्या होते हैं कि इनका एक डेफिनिट मास होता है, वॉल्यूम होता है, शेप होता है। दैट मीन्स इनका फिक्स मास होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स शेप होगा। इसके अलावा जो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होंगी, जो अंतःकोणीय या अंतः आणविक जो इसकी डिस्टेंस होंगी, दूरियाँ होंगी, बहुत कम होंगी। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा भी। आप जब भी इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो इसको कोरिलेट करते हुए पढ़िए इससे। इस डायग्राम को सामने देखिए और इसको कोरिलेट करिए, आपको समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है जी। इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगी जब भी वो एक दूसरे के क्लोज हैं। ठीक, ये हिंदी माध्यम वालों के लिए कि अंतर आणविक जो बल है वो बहुत ही प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक, फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल हैं वो एक फिक्स पोजीशन पे होंगे और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑस्किलेट करेंगे, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, और इसके अलावा लास्ट है ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिया था घर से कि व्हाई आर सॉलिड रिजिड, सॉलिड जो हैं कठोर क्यों होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप ये ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप इनको अगर अच्छे से पढ़ें तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे क्यों ये रिजिड है, तो लिखेंगे क्योंकि इनका एक डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं और इसीलिए ये इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं। तो आप इन 4 पॉइंट को लिख के इस 5 से 5th को डिफाइन कर सकते हो। तो क्यों ठोस, क्यों सॉलिड रिजिड होते हैं, क्यों सॉलिड कठोर होते हैं, ठोस कठोर होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि भैया उनका साइज बहुत छोटा है। आपको ये आंसर लिखना था, मैंने आपको बोला भी था कि आंसर राइटिंग जरूर करिए, आंसर जरूर लिख के देखिए कि आपसे आंसर लिखा जा रहा है कि नहीं। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे और जब हम चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आप वे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, क्या आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं, ये हम जस्ट मिनट, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। ये ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, देखिए रिकॉर्डेड को आप दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए क्या है, वाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम, मैंने बोला था ठोस एक निश्चित आयतन क्यों होती है, तो आप लिख सकते हैं सेम यही कहानी, क्यों इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ऑब्वियस है, फिक्स्ड वॉल्यूम इसलिए होता है पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है, इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। दैट मीन्स अगर अंतर आणविक दूरियों की बात करूँ, ये बहुत लघु होती है, शॉर्ट होती है, कम होती है, और अंतर आणविक जो बल होता है प्रबल होता है, दैट मीन्स स्ट्रांग फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये एक डेफिनेट वॉल्यूम में, एक फिक्स वॉल्यूम में, एक निश्चित आयतन में बंधी हुई होती है। तो ये है सॉलिड की कहानी, ये है इन क्वेश्चंस के आंसर जो आपको लिखने चाहिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज जो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के प्रकार या ठोस के प्रकार। ठीक, तो देखिए सॉलिड्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जा सकता है। दैट मीन्स यदि आप सॉलिड का वर्गीकरण कर रहे हैं, सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठोस का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर रहे हैं, तो आप बहुत तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे मतलब या तो वो क्रिस्टल है या फिर वो नॉन क्रिस्टल, और नॉन क्रिस्टल को बोला जाता है एमोर्फस। हिंदी माध्यम वालों के लिए क्रिस्टल या फिर एक्रिस्टल। ठीक है ना, क्रिस्टलीय या फिर एक्रिस्टलीय। तो दो तरीके से इसको बांटा जा सकता है, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। और यदि आप उनके अंतर, इंटर न्यूक्लियर अंतर, जो उसके न्यूक्लियर है उसकी फोर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बल के अकॉर्डिंग देखेंगे, अंतर नाभिक बल के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस के अकॉर्डिंग इसको हम बांट सकते हैं बहुत सारे टाइप्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे आयोनिक, ये सब पढ़ाऊंगा, अभी इसकी आप टेंशन मत लीजिए, ये सब आगे आएगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से हम कर सकते हैं। बुक में बेसिकली दो तरीके से दे रखा है, एक दे रखा है उसके ऑर्डर के रेंज पे, ऑर्डर के अरेंजमेंट पे, दैट मींस उसका स्ट्रक्चर कैसा होने जाएगा, और दूसरा उसके अंतर जो नाभिक फोर्स है, दैट मींस इंटर न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं उसके बेसिस पे कैसे इसको बांट सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे आयोनिक, मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, जैसे हम आयनिक को आयनिक कहते हैं, मॉलिक्यूलर को आणविक कहते हैं। इसके अलावा कोवलेंट, संयोजक जिसे कहा जाता है, और लास्ट में मेटेलिक, धात्विक। तो चार तरीके से इन सॉलिड्स को हम पढ़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, उनके में बल कैसा लग रहा है उसके बेसिस पे चार तरीके से, और कैसे उनके स्ट्रक्चर के ऑर्डर रहेंगे उस बेसिस पे दो तरीके से हम सॉलिड को पढ़ सकते हैं, क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय, दैट मींस क्रिस्टल और एमोर्फस, दो तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है
कि इसको क्लासिफाई करा जा सकता है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दैट मींस उनके पार्टिकल का क्या अरेंजमेंट है, उनके अंदर जो कण है उन कण का कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पे हम सॉलिड को क्रिस्टलाइन और अमोर्फस की फॉर्म में बांट सकते हैं। तो लिखा हुआ है उनके अवयवी कण जो हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसके उपस्थित क्रम, दैट मींस किस ऑर्डर में वो अरेंज हैं, उस फॉर्म में हम इसको क्रिस्टल और ए क्रिस्टल, दैट मींस क्रिस्टल और एमोर्फस की फॉर्म में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट मींस सॉलिड को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारी बुक के अकॉर्डिंग हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा, उसके अंदर जो कण है उसका अरेंजमेंट कैसा है, और दूसरा उसका जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स है, अंतरनाभिकीय जो उसका बल है, वो किस तरीके से उसको क्लासिफाई कर रहा है। तो हम पहले टाइप पढ़ते हैं जिसमें हम उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो उसके अंदर कण है उस कण का अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉलिड को, ठोस के प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं। और वो कितने तरीके से होता है, तो पहला है क्रिस्टलाइन और दूसरा है एमोर्फस। दैट मींस उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये मैंने इन शॉर्ट ये सारी बातें लिख दी हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड जिसे हम अनियत रूपी या फिर अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। वैसे बुक में एनसीईआरटी में वर्ड जो यूज करा गया है वो अक्रिस्टलीय ठोस यूज किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे, सबसे पहले व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो वे जिनका डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का इन 3 डायमेंशन स्पेस। दैट मींस 3D स्पेस में जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होगा उसको उसको हम जनरली या रेगुलर जिसका रेगुलर अरेंजमेंट होगा या फिर जिसका डेफिनेट अरेंजमेंट होगा स्पेस में उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा स्पेस में, स्पेस का मतलब आप कह सकते हो जो आपके पास जगह है, खाली जगह है, उसमें जो अरेंजमेंट सेम चलेगा, डेफिनेट चलेगा, रेगुलर चलेगा, वही रिपीटिंग अरेंजमेंट चलेगा, उसको आप कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो क्रिस्टल की तरह दिखेगा। दैट मींस उन सभी का अरेंजमेंट एक तरीके से आपको सेम दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर आपके पास चीनी के दाने हैं तो सभी चीनी के दाने के जो क्रिस्टल्स हैं, वो जो क्रिस्टल हैं वे सभी कैसे हैं, सेम शेप के आपको जनरली दिखते हैं। तो हम कह सकते हैं वो चीनी के दाने कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जबकि अमोर्फस सॉलिड जैसे कि ग्लास का चूरा, अगर आप ग्लास को तोड़ दें तो वो चूरे चूरे में जाएगा, और देखिए हर चूरा अलग अलग शेप का होगा। दैट मींस उनका जो अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल सेम नहीं होगा। जबकि चीनी के दाने देखेंगे तो आप कह सकते हैं उसके अधिकतर दाने या मैक्सिमम दाने सेम शेप के आपको दिखेंगे। दैट मींस कह सकते हो जो चीनी के दाने हैं वो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में दिख रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस की फॉर्म में दिख रहे हैं। और जबकि आप ग्लास को चूरा करके देखिए, एक पार्टिकल बड़ा टूट रहा होगा, एक छोटा टूट रहा होगा। दैट मींस जो अक्रिस्टलीय हैं, अमोर्फस हैं, उनका एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होगा। एक पार्टिकल बड़ा है तो एक पार्टिकल छोटे पार्ट में टूट जाएगा। सिमिलर सी कहानी है। अब इसको आगे और अच्छे से एक बार देख लेते हैं। देखिए हिंदी माध्यम वाले यहाँ से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कहानी को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस हाँ, मेरा मानना ये है कि इंग्लिश से भी ज्यादा हार्ड लगता है हिंदी में ये वर्ड्स पढ़ना। हिंदी में ये वर्ड्स पढ़ना और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, इसे पराधीन कहते हैं। तो ये सारी चीजें और भी कॉम्प्लेक्स बन जाती है हिंदी में। बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी माध्यम वाले इंग्लिश में पढ़ें, आप हिंदी में सेपरेट पढ़े। मैंने जो ये जितने भी पीडीएफ हैं आपको जो अवेलेबल होंगे, ये हिंदी और इंग्लिश देखिए दोनों में ही अवेलेबल है, ठीक। तो आप जो भी चीज पढ़ते हैं, जैसे आकार, आपको पता है आकार का मतलब क्या होगा, उसका शेप। तो शेप कैसा होगा, निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामिति आधार। दैट मींस सेम स्ट्रक्चर होगा, रेगुलर स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे अगर अक्रिस्टलीय है तो उसका असमीकृत आकार होगा। दैट मींस सेम नहीं होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होगा, ठीक। चलिए जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखिए, ये है डायमंड। आप डायमंड को क्या कहेंगे, एक प्योर क्रिस्टल। और देखिए कुछ और क्रिस्टल यहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये कैसे दिख रहे हैं आपको, प्योर क्रिस्टल दिख रहे हैं, ठीक। जबकि एमोर्फस कौन होते हैं, एमोर्फस होते हैं ग्लास। मैंने भी बोला ना, ग्लास को अगर आप तोड़िए तो जो उसके जितने भी पार्टिकल हैं, ग्लास का अगर आप चूरा करते हैं तो हर पार्टिकल का जो है अलग अलग साइज बनता है। अगर कई लोग तो ये भी कहते हैं भाई कि ग्लास है उसको तो मैं रेगुलर शेप में काट सकता हूँ, वो अलग चीज है। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तोड़ने की। अगर आप ग्लास को तोड़ेंगे तो हर जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्टिकल्स में टूटेगा, डिफरेंट डिफरेंट कणों में वो टूट जाएगा, सेम साइज के कण वहां नहीं होंगे। ऐसी रबड़, रबड़ को अगर मैं तोड़ूंगा तो अब इस बात है उसका जो ऑर्डर टूटने का वो बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक। यदि मैं किसी क्रिस्टल को तोड़ता हूं तो अब इस बात है वो परफेक्ट एक क्रिस्टल फॉर्म में आपको दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने कहा एक डेफिनेट जो है ऑर्डर होगा, तो जरा यहाँ देखिए, जो सॉलिड क्रिस्टल होंगे, दैट मींस जो क्रिस्टल जितने भी सॉलिड होंगे, क्रिस्टल ठोस जितने भी होंगे, देखिए उनका अरेंजमेंट कितना एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। देखो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट से ये बंधे हुए हैं। इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये जो रेड बनाए हुए हैं, ये जो ब्लू है, ये सब क्या है, इस क्रिस्टल के पार्टिकल है। अभी बस समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, ये सारे पार्टिकल है। इन सबको आगे हमें धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ना है,
ठीक, बट फिलहाल के लिए मान सकते हैं, देखो एक रेगुलर जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, एक रेगुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक लंबे दूरी तक, एक बहुत ही दूरी तक, दैट मीन जिसे हम कहते हैं दीर्घ परासी, दैट मीन्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर, सेम ऑर्डर पूरा का पूरा फॉलो हो रहा है इस क्रिस्टल के द्वारा, जिसे हम कह रहे हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, या फिर जिसे हम कहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। तो ध्यान देना। और जबकि जो आपके एमोर्फस होते हैं, एक्रिस्टलीय होते हैं, उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, सेम ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा। देखो कहीं से ऑर्डर कैसा है और कहीं पे ऑर्डर कैसा है। तो इस चीज को समझने का सबसे बेस्ट ये जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, मतलब दीर्घ परासी व्यवस्था होगी, और जितने भी अमोर्फस सॉलिड होंगे तो उनकी हमेशा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, लघु परासी व्यवस्था होगी। एक और तरीके से समझाया गया है यहाँ पे, देखिए एक जो क्रिस्टल होंगे उसके सभी जो ये देखिए एटम्स एक फिक्स शेप में आपको दिख रहे हैं, देखिए एक फिक्स शेप यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट ऊपर वाले को ऐसे बना के दिखाया है, ठीक है ना, जस्ट ऊपर वाले डायग्राम को ऐसे बना के दिखाया है, तो देख सकते हैं एक फिक्स्ड ऑर्डर रिपीट हो रहा है बार बार, दैट मीन्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। और जबकि मैं यहाँ बात करूँ अमोर्फस की, तो एक ऑर्डर यहाँ पे जो ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, लघु परासी व्यवस्था है। ठीक है जी। तो ये है यहाँ पे कहानी क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन का जो ऑर्डर होगा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, डेफिनेट ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर बार बार रिपीट हो रहा होगा, जिसे हम दीर्घ परासी व्यवस्था कहते हैं। और जबकि एमोर्फस सॉलिड होंगे, जो एक्रिस्टलीय ठोस होंगे, उनका हमेशा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, लघु परासी व्यवस्था होगी। और आप देख रहे हैं लघु परासी का मतलब क्या है, जिसका ऑर्डर रिपीट ना हो, वही ऑर्डर सेम ऑर्डर बार बार रिपीट ना हो। तो देख सकते हैं सबसे पहले इन शॉर्ट मैंने ये बात आपको यहाँ पे लिखी हुई है, इससे क्या होगा, आपको जो एग्जाम है, अगर मान लीजिए क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, ये बहुत ही कह सकता हूँ पुराने क्वेश्चन हो गए। अब जनरली सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि अंतर बता दो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में। ये पूछा जाएगा कि चार टाइप दे देगा, चार टाइप दे देगा, बोलेगा इसमें से बताओ कौन से क्रिस्टलाइन ठोस होंगे और कौन से अमोर्फस ठोस होंगे, दैट मींस कौन से एक्रिस्टलीय ठोस होंगे। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर दिमाग में आइडिया क्लियर है, मैं अब भी कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था, हर टॉपिक को पढ़ने से पहले बेस को हमें तैयार करना है। अगर वो बेस तैयार हो गया, फिर हम उसके पीछे का कंसेप्ट समझेंगे। क्या कंसेप्ट है, तो हमने बेस समझा कि ठोस, ऑब्वियस बात है, पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, पार्टिकल पास पास होंगे, ये सॉलिड होते हैं। फिर सॉलिड का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, किस तरीके से उस जो उनके अंदर पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट कैसा है। यदि उसके पार्टिकल का लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है तो ऑब्वियस बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएंगे। अगर उनके पार्टिकल का अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज है तो वो अमोर्फस हो जाएंगे। इतनी बातें हमें समझनी है। अब क्रिस्टलाइन एक रेगुलर लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट को लेके चल रहे हैं, देखिए एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट को लेके चल रहे हैं, दैट मींस इनको इनके अंदर एक फिक्स्ड अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, इसीलिए इनको ट्रू सॉलिड कहा जाता है, ट्रू सॉलिड कहा जाता है। ठीक, और इनको इनको कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, हिंदी माध्यम वालों के लिए। एक मिनट भाई, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अब ठीक, हाँ जी। तो मैं कह रहा था, तो इनको क्या कहा जाता है, ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, दैट मींस ये वास्तविक ठोस हैं, दीज आर द ट्रू सॉलिड्स। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको अभासी ठोस या फिर अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, दैट मींस दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो का मतलब आभासी, जो आभास किया जा रहा है नहीं, बट आभास किया जा रहा है ये सॉलिड है। अभी बताऊंगा कैसे, इसको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। या फिर अतिशीतित द्रव, इसका मतलब क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। अच्छा, दिखते तो सॉलिड है, तो सुपर कूल्ड कैसे हैं, उनको भी अभी देखेंगे किस तरीके से ये सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहलाए जाते हैं। बट फिलहाल के लिए अभी बस इन पॉइंट्स को देख रहा हूं मैं। मैंने पहला पॉइंट समझा अच्छे से कि इनका एक डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट होता है और इनका डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, दैट मींस ये इनका जो ऑर्डर होगा, इनका जो ऑर्डर होगा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा मतलब। और इनका जो ऑर्डर है वो कैसा होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, मतलब कि एक ही ऑर्डर रिपीट हो रहा होगा बार बार, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और एक ही ऑर्डर बार बार रिपीट नहीं हो रहा होगा, दैट मींस शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एग्जांपल दिया मैंने, चीनी के दाने देख लीजिए, सभी क्रिस्टल सेम दिख रहे होंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सभी में दिख रहा है। जबकि आप ग्लास को देखेंगे, ग्लास को ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे इन केस ऑफ ग्लास वो दाने आपको जो है अलग अलग शेप के दिख रहे होंगे, बिकॉज इट कंटेन्स द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसका ऑर्डर कैसा है, शॉर्ट रेंज। ठीक, इसके बाद मैंने बताया इसको वास्तविक ठोस, दैट मींस ट्रू सॉलिड इसको कहा जाता है, और इसको जो है आभासी जो है सॉलिड
ठीक, या फिर अति शीतित द्रव इसको कहा जाता है, दैट मींस सुपर कूल्ड इसको लिक्विड कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है? चलिए इसको समझते हैं। इससे पहले कुछ और बातें यहाँ पे कही हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, अच्छा ये चलो एनाइसोट्रोपिक वाली कहानी अभी समझाऊंगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं पहले। स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड, दैट मींस आभासी ठोस या फिर अतिशीतित द्रव क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। जो कि सेकंड पॉइंट है कि भैया जो क्रिस्टलाइन वाले हैं वो तो समझ में आ रहा है, क्रिस्टल वाले जितने भी हैं वे कैसे होंगे? ट्रू सॉलिड होंगे। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। और जो एमोर्फस हैं, एक्रिस्टलीय हैं, ये कैसे हैं? ये जनरली आभासी ठोस हैं, स्यूडो सॉलिड्स हैं या फिर अतिशीतित द्रव हैं, दैट मींस सुपर कूल लिक्विड है। क्यों है तो समझते हैं। देखिए होता क्या है, जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं ना, अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में एक और बातों को ध्यान में रखते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं गलनांक, हिंदी माध्यम वालों के लिए गलनांक, और या फिर बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम क्वथनांक बोलते हैं। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर जिसपे कोई चीज मेल्ट हो जाए, गल जाए। और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई चीज बॉइल हो जाए। अच्छा मेल्ट कौन होता है? तो सिंपल सी बात है, मेल्ट हमेशा सॉलिड होता है, ठोस मेल्ट होता है, ठोस गलता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में, द्रव्य में। ध्यान देना, तो फिर से एक बात कहानी कह रहा हूं, आपने शुरू में देखा था उस चार्ट में कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य और गैस सभी आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं। बस चेंज होने के लिए क्या कहानी है कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है और हम उसमें हीट दे रहे थे। अगर वो हीट एक फिक्स टेम्परेचर पे दे रहे हो, दैट मींस किसी एक फिक्स ताप पर, किसी एक फिक्स तापमान पर। ठीक, यदि कोई सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, यदि कोई ठोस द्रव्य में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको जनरली हम उसका कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? गलना, मेल्टिंग पॉइंट, उसका गलना। और सेम, अगर किसी सेम तापमान पर, फिक्स टेम्परेचर है, ठीक, उस सेम तापमान पे यदि आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, द्रव्य को गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको कहा जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। ठीक है ना, उसको कहा जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। ठीक, तो अब यहाँ पे कहानी क्या समझनी है कि जब भी प्योर क्रिस्टल होंगे, जो भी प्योर क्रिस्टल होंगे, उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब इस तापमान पर जाकर वो मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक, जबकि एमोर्फस जो होंगे उनका कभी भी, क्योंकि भाई क्रिस्टल है, ट्रू सॉलिड है, अगर कोई चीज ट्रू सॉलिड है ना, तो ऑब्वियस बात है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, आइस, बर्फ। बर्फ क्या है? ट्रू सॉलिड है, दैट मींस वो आसानी से एक मेल्टिंग पॉइंट है उसका, और जिसपे वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में, दैट मींस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जल में कन्वर्ट हो। ठीक, जबकि एमोर्फस जो होते हैं ये ट्रू सॉलिड नहीं है, ट्रू सॉलिड नहीं है, तो कैसे हैं? सूडो सॉलिड है, मतलब आभास करा जा रहा है कि सॉलिड है, बट कैसे हैं? सुपर कूल लिक्विड है, अति शीतित द्रव्य है। ठीक, ट्रू सॉलिड्स, ओ सॉरी, एमोर्फस सॉलिड्स हैं, सूडो सॉलिड्स हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं। अब सुपर कूल का मतलब क्या? कि किसी गिलास को अगर आप टच करते हो, क्या आपको बहुत ही ठंडक लगती है? ऐसा नहीं है, इसका कहने का अर्थार्थ ये नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से किसी चीज को, किसी अगर लिक्विड को, किसी भी द्रव्य को अगर आप सुपर कूल्ड कर दो, तो ऑब्वियस बात है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जो गिलास है इसको भी ऐसा माना जाता है कि भाई ये भी एक तरीके से सुपर कूल करा गया है, और ये जनरली लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। और पर दिखता कैसा है? ये दिखता आपको सॉलिड है। कैसा दिखता है? सॉलिड है। ठीक, तो अब यहाँ पे कहानी को समझते हैं। मैंने आपको बोला जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वे कैसे हैं? ट्रू सॉलिड है, वास्तविक ठोस है। अगर ये वास्तविक ठोस है तो इनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, दे हैव द फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो गलनांक होगा वो फिक्स होगा, फिक्स्ड एमपी होगा। ठीक, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड है इनका मेल्टिंग पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं होगा। टेम्परेचर जैसे ही तापमान बढ़ाते हुए चलोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो ये क्या होगा? फ्लो होना शुरू हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जरा कॉमन सेंस खुद लगाइए, भैया कैसे हैं? ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड है, अति तापीय, ये क्या है? ठोस है। अगर ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, अति शीतित, सॉरी नॉट अति तापीय, अति शीतित, ये अति शीतित क्या है? द्रव्य है। अगर ये अतिशीतित द्रव्य है, सुपर कूल लिक्विड है, तो ऑब्वियस बात है ये इस वक्त कैसे दिख रहे हैं आपको? सॉलिड। गिलास कभी आपको कैसे दिखता है? सॉलिड फॉर्म में। बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप बढ़ाते हैं, ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना शुरू हो जाता है। यदि कभी आपने ग्लास
इंडस्ट्री का कभी वीडियो वगैरह देखा हो तो उसमें ग्लास जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको टेम्परेचर डाला जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जिस शेप में उसको कन्वर्ट करना होता है इजिली वो शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या अंतर समझ में आया? हमें ये अंतर समझ में आया कि जितने भी ट्रू सॉलिड होंगे, दैट मींस क्रिस्टलीय ठोस होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक फिक्स्ड टेम्परेचर होगा जिस पे जाके वो मेल्ट हो जाएगा। जबकि अमोर्फस जो सॉलिड होंगे, एक्रिस्टलीय ठोस होंगे, उनका कभी भी एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट जो फिक्स गलनांक है वो कभी भी नहीं होगा। दैट मींस वो बस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, बट कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, उनकी तरलता ज्यादा हो जाएगी, और टेम्परेचर कम रखोगे तो उसकी तरलता कम होगी, और एक फिक्स टेम्परेचर दैट मींस सॉलिड फॉर्म में जब वो दिख रहे हैं वो सॉलिड होंगे ही होंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब इसको पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है? अमोर्फस सॉलिड जो है मेल्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्लो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर फिक्स नहीं है, एक किसी भी टेम्परेचर पे कर रहा है, कोई भी रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो मोल्ड कर दिए जाते हैं और अलग अलग शेप में उनको रख दिया जाता है। ऑब्वियसली ग्लास, मैंने आपको बताया, ग्लास मेकिंग फैक्ट्री में अगर आप देखते हैं उस ग्लास को जनरली पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, इसीलिए इसीलिए इनको विस्कस लिक्विड भी कहा जाता है। विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़े लिक्विड। ठीक है, हिंदी माध्यम वालों के लिए यहाँ मैंने विस्कस का मतलब लिखा भी होगा, ये अत्यधिक सांद्रता वाले द्रव्य। ठीक, थोड़ा हिंदी में मुझे दिक्कत है, वर्ड्स की थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बट कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ सारी बातें लिखी हुई है। तो अत्यधिक सांद्रता वाले द्रव्य, इसका मतलब क्या? विस्कस लिक्विड। तो विस्कस लिक्विड का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो है तो लिक्विड, जो आपको लिक्विड दिख तो रहे हैं, बट वे कैसी फॉर्म में है? साथ के साथ सॉलिड फॉर्म में भी है। इसलिए तो कह रहा हूं आभासी ठोस है, दैट मींस ये सूडो सॉलिड्स है तो भैया सॉलिड ही, बट हाँ इनके अंदर लिक्विड वाली प्रॉपर्टी भी है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये लिक्विड द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट मींस विस्कस लिक्विड का अगर सिंपल सा बोलूं तो ये गाढ़े लिक्विड्स हैं। कैसे लिक्विड है? गाढ़े लिक्विड। ठीक, तो दे आर द विस्कस लिक्विड। कैसे हैं? विस्कस लिक्विड। तो ऑब्वियस बात है, इसलिए इसको सूडो सॉलिड कहा जा रहा है। सूडो का मतलब ही होता है कोई चीज एक्चुअल में वो ना होके कुछ और दिखना। आगे जैसे हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होगी सेकंड ऑर्डर की, पर वो आपको एक्चुअली दिखेगी फर्स्ट ऑर्डर की। ऐसे ही ये सूडो सॉलिड है, दैट मींस ये एक्चुअली होते तो लिक्विड है, बट कैसे दिख रहे हैं? सॉलिड दिख रहे हैं। दैट मींस आभास हो रहा है कि हाँ भैया सॉलिड है, बट कैसे हैं? दे आर विस्कस लिक्विड। जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। दैट मींस कुछ तापमान पर ये क्रिस्टल की तरह आपको दिख रहे होंगे, बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? विस्कस लिक्विड, गाढ़े लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर देखो कुछ और एग्जांपल लिए हैं। कह रहा है कि जो पुरानी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनके जो ग्लासेस हैं वो कैसे दिखने लग गए? मिल्की। मिल्की क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे समय बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है कभी बार तापमान बहुत ज्यादा होगा, कभी तापमान टेम्परेचर बहुत कम हुआ होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने और घटने की वजह से जिसका कलर है वो कैसा हो गया? मिल्की हो गया। और मान लीजिए इस टाइम पे मान लीजिए वो जो सुपर कूल्ड लिक्विड है, या मैं बात करूं अतिशीतित द्रव्य है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो क्या हो गया? उसका टेम्परेचर कम हुआ है। टेम्परेचर कम हुआ है, दैट मींस वो इस वक्त आपको सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है तो उस वक्त कहीं ना कहीं वो आपको क्रिस्टल फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, क्रिस्टल फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। यदि वो आपको क्रिस्टल फॉर्म में दिख रहा है तो इसलिए जो मिल्की कलर है वो इस क्रिस्टलाइजेशन, इस क्रिस्टलीकरण की वजह से आपको मिल्की कलर दिख रहा है। दैट मींस वो जो ग्लास थे वो प्योर ग्लास होंगे, बट होगा क्या? समय के साथ कभी तापमान बढ़ा होगा, कभी तापमान घटा होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ होगा तो हुआ क्या है कि जो उसका कलर है वो कहीं ना कहीं मिल्की कलर आपको दिखने लग गया। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टलीकरण होने की वजह से उसका जो कलर है आपको कैसे दिख रहा है? मिल्की दिख रहा है। किनका? जो पुरानी जमाने की बिल्डिंग वगैरह होती थी या पुराने टाइम्स की जो ग्लासेस वगैरह थे वो कैसे दिखने लग गए? मिल्की कलर के आपको दिखने लग गए। तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ वस्तुओं की दृश्यता में दूधियापन पाया गया है। दैट मींस क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टलाइजेशन। तो लिखा है क्रिस्टलीकरण के कारण प्राचीन सभ्यता के कांच के कुछ वस्तुओं की दृश्यता में दूधियापन पाया गया है। दैट मींस दे आर सोन टू बी मिल्की। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई द बिल्डिंग्स ऑफ सम एंशिएंट सिविलाइजेशन टर्न्स मिल्की? तो आप लिखोगे बिकॉज generally the glass are viscous liquid but on crystallization होने पे they forms the milky appearance, they forms the milky appearance। तो आप क्या लिखोगे कि जो पुराने टाइम के जो जनरल ग्लासेस हैं उन ग्लास का जो क्रिस्टलीय नेचर है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो ग्लास है वो जमना शुरू हो गए, सुपर कूल्ड लिक्विड थे, जमना शुरू हो गए, तो ऑब्वियस बात है उन्होंने क्या कर लिया? क्रिस्टलीकरण कर लिया। क्रिस्टलीकरण के कारण उनका जो मिल्की कलर है, दूधिया कलर है, वो आपको दिखता है। ठीक, इसके अलावा कुछ और कहानियां लिखी है मैंने यहाँ पे कि क्यों ग्लास को, या मैं बोलूं एमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड सॉलिड या फिर सूडो सॉलिड कहा जाता है। तो उसके कुछ और भी कारण दिए हैं, जैसे विंडो पेन्स ऑफ सम वेरी ओल्ड हाउस फाउंड टू बी थिकर फ्रॉम बॉटम एंड
थिकर फ्रॉम द बॉटम एंड देन दैट ऑफ टॉप। मतलब क्या है, जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो ग्लास की होती हैं, होता क्या है, मान लीजिए जैसे दुबई वगैरह में अगर आपने देखा हो तो ज्यादातर वहां पे बिल्डिंग जो है वो ग्लास की होती है। तो होता क्या है, वे जो ग्लास की बिल्डिंग्स हैं, जब उन पे सन रेज पड़ती है, ऑब्वियस है, आपको पता है कि जो ये सऊदी अरेबिया वगैरह है या फिर जो दुबई वगैरह है, हालांकि दुबई यूएई में आता है, तो यूएई वगैरह जो है, यहाँ पे जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ग्लास की बिल्डिंग क्या होती है, ऑब्वियस बात है, इस पे एक फिक्स टेम्परेचर पड़े जा रहा है, पड़े जा रहा है, पड़े जा रहा है, और वहां पे टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से अबव होता है, तापमान जो है 40 डिग्री से ऊपर होता है। तो जब ये सनलाइट यहाँ पड़ती है तो ये बिल्डिंग जो है, इनका जो ग्लास है कैसा, ग्लास इज ए सुपर कूल लिक्विड। तो ग्लास कैसे हैं, ग्लास जो कांच होते हैं वे कैसे हैं, अमोर्फस है। गिलास कैसे हैं, कांच कैसे हैं, अमोर्फस है। अमोर्फस का मतलब सुपर कूल लिक्विड है, सुपर कूल लिक्विड का मतलब सुपर सूडो सॉलिड्स हैं। तो सुपर कूल लिक्विड अतिशीतित द्रव्य है या फिर आभासी ठोस है। तो एमोर्फस है कौन, गिलास, कांच। तो कांच की जो बिल्डिंग है वे एमोर्फस है, दैट मींस कैसे हैं, विस्कस लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, गाढ़े लिक्विड है, दैट मींस जैसे जैसे टेम्परेचर उनको मिलेगा, लिक्विड दैट मींस लिक्विड की तरह, तरल की तरह या फिर बोलो द्रव्य की तरह फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है, ग्रेविटी लगेगी तो ऊपर से वो नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ग्लास की बिल्डिंग होती है उनके जो कांच हैं ऊपर से पतले हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और जो बॉटम है उनका, जो उनका नीचे वाला पार्ट है वो कैसा होता है, थिक होता है, मोटा हो जाता है। दैट मींस ग्लास की प्रॉपर्टी साफ साफ बता रही है कि ग्लास कैसा है, सूडो सॉलिड है, सुपर कूल लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है। दैट मींस ऊपर से पिघलना शुरू हुआ, नीचे आके जमना शुरू हो गया, ऊपर से पतला हो गया और नीचे आकर वो थिक हो गया। तो यही लिखा हुआ है कि विंडो पेन्स ऑफ वेरी ओल्ड हाउसेस आर फाउंड टू बी थिकर फ्रॉम द बॉटम। दैट मींस नीचे से तो मोटा हो जाता है और टॉप से कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। व्हाई, बिकॉज द फ्लूडिटी, तरलता ऑफ द ग्लास, जो कांच है उसकी तरलता की वजह से ये ऊपर से पतला हो जाता है और ग्लास जो है नीचे से वो मोटा हो। ठीक है ना, ये सिंपल सी यहाँ पे कहानी। एक मिनट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अंतर, क्या होते हैं क्रिस्टल, क्या होते हैं अमोर्फस। तो हमें सेकंड पॉइंट भी यहाँ समझ में आया, ये ट्रू सॉलिड कहे जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ऊपर कहानी आपने पढ़ी, ये कैसे हैं, सुपर कूल लिक्विड है, कैसे हैं, विस्कस लिक्विड है, गाढ़े लिक्विड है। ठीक, तो इसलिए ये जैसे जैसे इनको टेम्परेचर मिलता है ये बहना शुरू हो जाते हैं, तरल की तरह, लिक्विड की तरह, फ्लूइड की तरह ये बहना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए कैसे हैं, अमोर्फस और सुपर कूल लिक्विड है, ध्यान देना है। इसके बाद अगला पॉइंट बता ही चुका हूं, इनका लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, इनका शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, जो कि आपने यहाँ पे देखा भी। ठीक, दैट मींस दीर्घ परासी व्यवस्था है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, वही ऑर्डर रिपीट होता रहेगा बार बार, और इनका कैसा है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, लघु परासी व्यवस्था। ठीक, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, चीजें एक बार बेस बना लीजिए, चीजें अपने आप क्लियर होती रहती हैं। ये एक बार शॉर्ट में भी लिखा है और यही कहानी आगे मैंने यहाँ पे लॉन्ग में भी आपको बताई है, ये सारी कहानी आपको आगे लॉन्ग में भी बताई। ठीक, तो उसको आप आगे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो 4 डायग्राम बनाए हैं, तो आप उसमें आराम से पहचान सकते हैं क्रिस्टल कौन है, तो डायमंड क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है। बाकी ग्लास, ये जो ग्लास के आर्टिकल्स हैं, ये ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, ये सब कैसे हैं, अमोर्फस, अमोर्फस। तो जैसे ही अमोर्फस वर्ड दिमाग में आता है, अमोर्फस वर्ड दिमाग में आता है, तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, ग्लास आना चाहिए, कांच आना चाहिए। ठीक है जी, ये कांच कैसा होता है, अमोर्फस होता है। अमोर्फस का मतलब जैसे दिमाग में आता है क्या कहोगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कैसे होते हैं, सुपर कूल लिक्विड होते हैं, सुपर कूल लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं, सूडो सॉलिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, विस्कस लिक्विड होते हैं। दैट मींस इतनी बातों को ध्यान करके फिर इसके बाद क्या देखोगे, जो ग्लास होती है बिल्डिंग की, वो कैसी होती है, ऊपर से पतली जाती है, नीचे से मोटी। वाई, बिकॉज कैसा है, सुपर कूल लिक्विड है। टेम्परेचर जैसे ही उनपे, मतलब उस पर जैसी सनलाइट पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो गलना शुरू हो जाती है, फ्लो होना शुरू हो जाती है। गलना नहीं कहूंगा यहाँ पे, मैं कहूंगा फ्लूडिटी हो जाती है, उनकी तरलता आ जाती है। तरलता आएगी तो डेट मीन फ्लूड हो जाएंगे, फ्लूड की तरफ बहना शुरू कर देंगे, तो ऊपर की साइड से वो थिक हो जाएंगे और बॉटम की साइड से कैसे हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है, थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। ठीक, तो इसीलिए कह रहा हूँ, चैप्टर जब भी पढ़ो एक बार बेस बनाओ, कंसेप्ट पढ़ो और फिर इसकी थ्योरी पढ़ो। थ्योरी के लिए आपको ये सारी कहानी दे ही रखी है, इनको बार बार पढ़ो। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट। Point number 4. These are anisotropic in nature. That is, their physical property are different in different direction. That means जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं। अच्छा, तो अमोर्फस कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, आइसो का मतलब देखो, आइसो वर्ड जहां भी आता है एक चीज ध्यान देना, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब सामान, एक जैसा।
और ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक। तो सेम डायरेक्शन में अगर आपको सारी चीजें दिखेंगी, दैट मींस क्या लिखा है, दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, दे आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो सेम होंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक। अभी हिंदी माध्यम वालों के लिए भी ये सारे वर्ड्स को मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे तो मैंने गलनांक आपको बता ही दिया कि निश्चित और अभिलक्षणता आप पिघलते हैं, दैट मींस एक फिक्स टेम्परेचर है पिघलने का, और ये धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, दैट मींस धीरे धीरे विस्कस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। इसके अलावा हाँ जी, तो यहाँ पे ये कैसा है, विषम दैसिक है, दैट मींस एनाइसोट्रोपिक है, और ये कैसा है, समदैसिक है, आइसोट्रोपिक। सम का मतलब ही क्या होता है, आइसो का मतलब ही बताया सेम, और ट्रोपिक का मतलब दैसिक, दैसिक का मतलब हो गया डायरेक्शन, दिशाएं, ठीक। तो समदैसिक हो गया, दैट मींस जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके भौतिक गुण हैं, वे सभी डायरेक्शन में सेम होंगे। और वो कैसे, कौन कौन से हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, ये सब कहानी मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा ये कैसे हैं, विषम दैसिक है, दैट मींस एनाइसोट्रोपिक है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसके जो भौतिक गुण हैं, वो सभी डायरेक्शन में सेम नहीं है। एन आइसो, आइसो नहीं है, दैट मींस डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैं एक बात इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, कैसे कि अगर एक शॉर्ट ट्रिक है कि आईएएस से आप इसको ध्यान रख सकते हो, आईएएस, आईएएस बनते हैं ना, तो आईएएस से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आईएएस का मतलब यहाँ ऐसे कैसे ध्यान रख सकते हो, आई का मतलब हो गया आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, आइसो का मतलब सेम, तो आप सेम से याद रख सकते हो सम जैसे, ठीक। ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। तो आइसोट्रोपिक होगा, तो ध्यान रखिए आइसो हो गया आइसोट्रोप, ए का मतलब हो गया एमोर्फस, एमोर्फस, और एस का मतलब हो गया सॉलिड। तो आइसोट्रोपिक होगा तो एमोर्फस सॉलिड होगा, तो ध्यान रखना आईएस, आइसोट्रोपिक होगा तो एमोर्फस सॉलिड होगा। कई बार हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें, तो आप इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हो कि अगर आइसोट्रोपिक है तो एमोर्फस सॉलिड होगा, दैट मींस समदैशिक है तो वो एक्रिस्टलीय ठोस होगा, सिंपल सी कहानी, ठीक। और यदि एनाइसोट्रोपिक है, एनाइसोट्रोपिक है तो क्रिस्टलाइन होगा। देखो एसी डीसी करंट होता है ना, तो एसी से याद रख सकते हो, या घर में एयर कंडीशनर होता है ना, उससे भी याद रख सकते हो। दैट मींस आपके पास यदि एमोर ए क्रिस्टलाइन है, या मैं बोल लूं एनाइसोट्रोपिक है, एनाइसोट्रोपिक ए से एनाइसोट्रोपिक, तो ऑब्वियस बात है वो कैसा सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो एसी और आईएस से याद रखेंगे, एसी का मतलब हो गया एनाइसोट्रोपिक तो क्रिस्टलाइन होगा, और आइसोट्रोपिक तो एमोर्फस सॉलिड होगा। तो याद करने के ये सिंपल से कुछ ट्रिक्स हैं, कई बार हमें दिक्कतें होती हैं याद करने में, तो इन ट्रिक्स से हम उसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब जरा समझते हैं कहानी को। देखिए मैंने लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, दैट मींस विषम दैसिक होते हैं। उनकी डायरेक्शन जो प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक। और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं अपवर्तनांक, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है कि आप जनरली किसी वायर में अगर आप करंट को पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, विद्युत धारा को पास कराते हैं, तो होता क्या है कि जितना करंट आप यहाँ पे डोनेट यहाँ पे ट्रेवल कराते हो, तो वहां पे क्या होता है, एक अवरोध, उसके अंदर एक अवरोध होता है, जिसे हम जनरली रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक। और जनरली हमने पढ़ा था क्लास 10th में इसे ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। बाकी ये सब इस साल भी पढ़ोगे, ये सब आपके फिजिक्स में भी है, बट फिलहाल के लिए आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में दिक्कत होना, विद्युत धारा को फ्लो होने में प्रतिरोध पैदा करना, ठीक। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो एनाइसोट्रोपिक हैं, दैट मींस ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। दैट मींस एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि सभी डायरेक्शन में सेम ना होना, समान ना होना, विसमान होना, दैट मींस विषम जैसे क्या, मतलब हर डायरेक्शन में सेम नहीं, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो आपने देखा है कि प्रकाश लाइट जब भी पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसके एंगल में चेंज आता है, जैसे हम क्या कहते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं साइन आई बाई साइन आर, वो स्नेल्स लॉ वगैरह, ये सब कहानी, ठीक। बाकी ये फिजिक्स में इस साल भी पढ़ेंगे, सारा ये सब कुछ टॉपिक फिजिक्स में है। देखिए सिलेबस जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं वो आपस में कोरिलेट होती रहे, वे आपस में कोरिलेट होती रहे। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सारा फिजिक्स में है कि रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है, इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पढ़ रहे हैं, वो सारा फिजिक्स में, स्नेल्स लॉ वगैरह ये सब कहानियां फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ेंगे। बट फिलहाल यहाँ के लिए आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, करंट प्रवाह होना हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसका अपवर्तनांक है वो भी हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगा। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब ये तो बुक की लिखी हुई बात है, मैंने आपको बताया ये तो कंसेप्ट हमने पढ़ा, पर इसके पीछे की लॉजिक क्या है, क्या इसके पीछे लॉजिक होगा। तो देखिए जनरली जब भी ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये चीजें हैं क्या,
ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के भौतिक गुण है। भौतिक गुण क्या? जिनको हम देख सकते हैं। ऑब्वियस बात है, लाइट जो डायरेक्शन चेंज करती है वो हम देख पाते हैं, तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। अच्छा, अगर कभी भी भौतिक गुण, उसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर कभी किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है तो ध्यान रखना, मॉलिक्यूल का, जिस भी मॉलिक्यूल को आप पढ़ने जा रहे हो, जिस भी अणु को आप पढ़ने जा रहे हो, उसका सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसका सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं बोलूं, सेम एटम्स उसमें होने चाहिए। सेम एटम्स उसमें होने चाहिए, सेम परमाणु होने चाहिए। दैट मीन्स उस मॉलिक्यूल में अगर सेम परमाणु है तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो आपको सेम दिखेंगी। दैट मीन्स हर डायरेक्शन में सेम दिखेंगी। अगर वहां पे सेम पार्टिकल नहीं है, सेम एटम्स नहीं है, तो भैया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में डिफरेंट ही दिखेगी। दैट मीन्स समझ में ये आना चाहिए कि जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, उन सभी के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है समझते हैं एक एग्जांपल से। ये देखिए, ये NaCl, NaCl जो नमक है, आपको पता है नमक कैसा दिखता है? नमक एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की तरह दिखता है। तो नमक एक क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो ऑब्वियस बात है, उस नमक का एक क्रिस्टलीय ढांचा जो है ये बनाया हुआ है आपके सामने। अभी इस ढांचे को और आगे से पढ़ेंगे, जब हम लैटिस वगैरह पढ़ेंगे तो अब इसको और अच्छे से समझेंगे आगे कि क्या है लैटिस वगैरह की कहानी। ठीक, बट फिलहाल के लिए अभी आप बस इतना समझ लो कि यहाँ पे ये जो कोने हैं, इन कोनों पे एक ये ब्लू वाला जो है, ब्लू का मतलब है क्लोरीन रखा गया, और जो ये रेड है, रेड का मतलब यहाँ पे सोडियम रखा गया। तो आप जरा इस सोडियम क्लोराइड के ढांचे को देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए। अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूंगा तो उसमें अलग अलग पार्टिकल प्रेजेंट हैं। जब इसमें अलग अलग पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो अलग अलग पार्टिकल कैसे एक सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट मीन्स अलग अलग, जब कण ही अलग अलग हैं तो उनकी भौतिक अवस्थाएं भी अलग अलग होंगी, उनकी फिजिकल स्टेट भी अलग अलग होंगी। जब उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो ऑब्वियस बात है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनके जो भौतिक गुण है वो भी अलग अलग होंगे। दैट मीन्स हर डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। दैट मीन्स वो कैसे होंगे? एन आइसोट्रोपिक होंगे। तो एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, फिर से बोलिए। तो एन आइसोट्रोपिक वो होगा जिसकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में नहीं होंगी। दैट मीन्स उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगा, एन आइसोट्रोपिक होगा। तो क्या होगा? विषम दैसिक होगा, हर डायरेक्शन में विषम होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड देखिए, है तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ऊपर हमने समझा कि इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, दीर्घ व्यवस्था होती है। बट कहानी कहाँ बिगड़ गई? कहानी ये बिगड़ गई कि हर जगह पे एक डिफरेंट एटम प्रेजेंट है। एक Na है तो एक Cl है, एक Na है तो एक Cl है, डिफरेंट एटम है, जिसकी वजह से डिफरेंट एटम्स की, डिफरेंट परमाणु की, अलग अलग परमाणुओं की अलग अलग फिजिकल अवस्थाएं होती हैं। अगर उनकी फिजिकल अवस्थाएं, उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके भौतिक गुण भी अलग अलग होंगे। यदि उनके भौतिक गुण हर डायरेक्शन में अलग अलग हैं, क्योंकि अलग, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पास करूंगा तो Na का, सोडियम का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अलग होगा, Cl का अलग होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो अलग अलग शो हो रहा होगा। जब इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में अलग होगा, इस डायरेक्शन में अलग होगा, इस डायरेक्शन में अलग होगा, तो जरा खुद ही कॉमन सेंस लगाइए। जब हर डायरेक्शन में अलग है तो उस अलग वाली बात को ही तो मैं एन आइसोट्रोपिक कह रहा हूँ। एन आइसोट्रोपिक का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हर डायरेक्शन में अलग अलग होंगी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस की ये क्या होती है? कुछ गुण होते हैं। तो दैट मीन्स क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? एन आइसोट्रोपिक होते हैं। तो बोला, शॉर्टकट याद करने के लिए AC से याद कर लो कि अगर एनाइसोट्रोपिक है तो क्रिस्टलाइन होंगे, और एमोर्फस है तो IS से याद रख सकते हो कि आपका अगर आइसोट्रोपिक है तो वो हमेशा एमोर्फस सॉलिड होगा, आइसोट्रोपिक है तो हमेशा एमोर्फस सॉलिड होगा, समदैशिक है तो हमेशा क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो इस चीजों को आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हो। काफी बार हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, बट आपके पास तो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, आप रिकॉर्डेड सेशन चलाइए, अपनी कंफ्यूजन को दूर करिए। ठीक, बाकी आपको यहाँ समझ में आया होगा किस तरीके से ये कहानी। बाकी यहाँ मैंने लिखे हुए हैं एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के जो एग्जांपल हैं, सोडियम क्लोराइड है जो कि हमने ऊपर देखा, और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होती है? क्वार्ट्ज जनरली सिलिकॉन्स की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, और हर यहाँ पे जो एटम है वो एक फिक्स शेप में बना होता है। जैसे क्वार्ट्ज की अगर मैं बात करूं तो क्वार्ट्ज जो आपके ये, जैसे आपने व्हाइट बोर्ड देखा होगा कभी, तो व्हाइट बोर्ड जो है वो माइका से बना होता है। माइका, माइका क्या होता है? सिलिकॉन का एक क्वार्ट्ज होता है, सिलिकॉन का एक क्वार्ट्ज होता है। और क्वार्ट्ज के बहुत एग्जांपल, आपकी टाइल्स वगैरह भी देखी जाती है, जो टाइल्स होती हैं जनरली वो भी क्वार्ट्ज से मिलकर बनी होती है। तो जो क्वार्ट्ज है, अच्छा ग्लास भी क्वार्ट्ज का टाइप होता है, बट
ग्लास कैसा होता है, कांच कैसा होता है, एमोर्फस होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो क्वार्ट्ज, मैं कौन से क्वार्ट्ज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिलिकॉन के क्वार्ट्ज की बात कर रहा हूँ, सिलिकॉन के क्वार्ट्ज की बात कर रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश में सिलिकॉन को सिलिकॉन ही कहते हैं। बस मैं बार बार यही बात कहूंगा, हिंदी और इंग्लिश में इतनी टेंशन मत लो, ठीक है ना। मेरा बेसिकली जो पढ़ाने का माध्यम है वो इंग्लिश ही है, बट कोई बात नहीं, हिंदी वालों के साथ मैं इतना मैनेज तो कर सकता हूँ। बट हाँ, ये जो वर्ड्स हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, ये भी कभी कभार मुझे भी देखने पड़ते हैं, कितने सारे डायरेक्टिव वर्ड्स मुझे भी याद नहीं, बट हाँ, दिक्कत कोई नहीं आने वाली, क्योंकि सिलिकॉन को सिलिकॉन हिंदी में भी कहा जाएगा, इंग्लिश में भी कहा जाएगा। ठीक, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो मैंने साथ में लिखे हुए हैं। जैसे बुक में एनसीईआरटी में ग्लास को कांच लिखा है, तो मैंने यहाँ पे कांच वर्ड जो है लिखा हुआ है साथ। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा एमोर्फस को पढ़ लेते हैं। एमोर्फस सॉलिड कैसे होंगे, आइसोट्रोपिक, तो मैंने बताया IAS से याद रख सकते हो, दैट मींस आइसोट्रोपिक होगा तो एमोर्फस सॉलिड होगा। ठीक, तो एमोर्फस सॉलिड कैसे होंगे, आइसोट्रोपिक के नेचर होंगे, दैट मींस उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, वो हर डायरेक्शन में सेम होगी। आइसो का मतलब सेम, बार बार बोलो, आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम है, और ट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन में जो उसकी प्रॉपर्टीज है, कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो एमोर्फस सॉलिड है उसमें लगभग सेम ही तरह के पार्टिकल हैं, सेम ही तरह के कण हैं। अगर सेम ही तरह के कण हैं, बेशक उनका ऑर्डर अलग अलग है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, बट उसमें पार्टिकल सेम है। जब पार्टिकल सेम है तो उनकी फिजिकल स्टेट भी सेम होगी, उनकी भौतिक अवस्थाएं भी सेम होंगी। यदि उनकी फिजिकल स्टेट भी सेम है तो ऑब्वियस बात है उनका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, जो उनकी भौतिक गुण है, वो भी सेम होंगे। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो हर डायरेक्शन में उसकी जो फिजिकल नेचर वाली कहानी है, दैट मींस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो हर डायरेक्शन में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो इसलिए अमोर्फस सॉलिड कैसे होंगे, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक, मुझे पता है अभी भी मैं ये बार बार बात कहूंगा, इस टॉपिक को पढ़ने में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने आपको इसको ट्रिक के साथ भी बता दिया, डायग्रामेटिकली इसको समझा रहा हूँ, किस तरीके से डायग्रामेटिकली इसको समझ सकते। ठीक, तो डायग्रामेटिकली भी ये समझाया हुआ, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, बाकी सूडोस और सुपर कूल क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। जितने भी अमोर्फस होंगे, तो अमोर्फस के नीचे ही मैंने एक कहानी लिखी है ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अमोर्फस कैसे होते हैं, अमोर्फस होते हैं सूडो या फिर सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल लिक्विड, आभासी ठोस या फिर अति शीतल द्रव्य। ठीक, क्यों होते हैं वो सब कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब इसको इंटररिलेट करके पढ़िए और इजी आपको ये समझ में आ जाए। चलिए वापस आते हैं उन पॉइंट्स। तो आगे हमने पढ़ लिया कि भैया एनाइसोट्रोपिक नेचर होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया, अच्छे से इसको समझा होगा आपने। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, मैंने बताया ना, एक फिक्स्ड तापमान होगा, एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिसपे मेल्ट हो जाएंगे, जिसपे गल जाएंगे। इसका एक फिक्स्ड गलनांक है, शार्प गलनांक है, उस टेम्परेचर पे जाते ही ये गल जाएंगे। दैट मींस ये क्या है, ट्रू सॉलिड है। इसलिए क्या है, ट्रू सॉलिड है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वह क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, तो इसमें देखो ये कैसे आंसर कैसे बनेंगे इन क्वेश्चंस के, इन क्वेश्चन के आंसर कैसे बनेंगे। तो भैया मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलीय ठोस को ट्रू सॉलिड, वास्तविक सॉलिड का वास्तविक ठोस कहा जाता है, वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, तो आप क्या लिखेंगे, इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। फिर दूसरी कहानी ये लिख देंगे कि इनका लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है, फिर लिखोगे एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, फिर लिखोगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर इसके बाद लिखोगे जब इनको काटा जाता है तो क्लीन क्लीवेज देते हैं, क्लीन क्लीवेज देते हैं, जिसके यहाँ लिखा है विदलन, दैट मींस क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है जब उसको काट रहे हैं तो प्योरली इक्वल कटेगा। दैट मींस जैसे आप पनीर को देखें, पनीर के ब्रिक को अगर काटा जाता है तो बिल्कुल वो रेगुलरली कटता है। तो क्लीन क्लीवेज का मतलब है उसमें जो जब उसको काटेंगे तो बिल्कुल सेम ही कटेगा। दैट मींस उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी आपको डिफेक्शन देखने को मिलेगा, बिल्कुल डिफेक्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम कट मिलेगा, जिसे हम कहेंगे क्लीन क्लीवेज। दैट मींस जैसे कांच को प्योरली काटा जाता है तो कांच को देखोगे उसमें कोई भी क्लीवेज आपको नहीं दिखता है। दैट मींस वो बेकार से कटा हुआ नहीं दिखता, रफ कटा हुआ नहीं दिखता, प्योर कटा हुआ दिखता है, क्लीन क्लीवेज कहा जाता है इसे। दैट मींस हिंदी माध्यम वालों के लिए उसको विदलन गुण कहा जाता है। ठीक, इसको ध्यान देना, क्लीन क्लीवेज का मतलब क्या है, उसको काटोगे तो प्योरली वो दो इक्वल हाफ में कट जाएगा। ठीक, तो अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अमोर्फस सॉलिड को जनरली सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जा रहा है, तो उसमें आप ये सब तो लिख ही सकते हो, साथ में वो कहानी भी लिखोगे सुपर कूल्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जनरली ये कैसे होते हैं, विस्कस लिक्विड होते हैं ना, विस्कस लिक्विड होते हैं, गाढ़े लिक्विड होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। फिर इसके बाद अमोर्फस के लिए देख लेते हैं, एक्रिस्टलीय के लिए लिख लेते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका जो गलनांक है वो चेंज होता रहता है। दैट मींस जैसे पहले मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे जो आपका रूम टेम्परेचर, अच्छा एक चीज और, रूम टेम्परेचर क्या होता है, जो आपके कमरे का तापमान होता है उसको जनरली कितना मानते हैं, तो देखिए वो डिपेंड करता है, कई जगह पे वो 25 मानते हैं, कई जगह पे वो 27 मानते हैं, और कई जगह पे 18 डिग्री भी मानते हैं। अभी 18 कहाँ मानते हैं, देखिए अगर आप पोल्स पे चले जाते हैं, ध्रुवों पे चले जाते हैं, तो पोल पे क्या है, बहुत ज्यादा ठंड है, आर्कटिक अंटार्कटिक पे, तो वहां पे जो रूम टेम्परेचर है, सामान्य ताप जिसे कहा जाता है, सामान्य तापमान, वो कितना माना जाता है 18 डिग्री, क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत है, तो उनके लिए रूम टेम्परेचर कितना है 18 डिग्री है।
अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो ऑब्वियस बात है हमारे लिए रूम टेम्परेचर कितना है 22 से लगभग 25 तक हम इसको रूम टेम्परेचर मान लेते हैं। और यदि आप बहुत ही ज्यादा हॉट पार्ट में चले गए जैसे कि लिबिया वगैरह या फिर सहारा वगैरह, तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उनके लिए रूम टेम्परेचर सामान्य ताप कितना होता है 27 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना रूम टेम्परेचर डिपेंड करता है क्या है। ठीक, तो यदि मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो अगर आपको कोई गिलास सॉलिड दिख रहा है तो आप टेम्परेचर को 100 डिग्री पे ले जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। फिर टेम्परेचर को 1000 डिग्री पे ले जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं और ज्यादा उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, उसकी तरलता और ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने का, बस क्या है धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे। फिर लास्ट मैंने आपको बता दिया क्लीवेज वाला कि अगर इसको काटेंगे तो प्योरली दो इक्वल हाफ में कट जाएगा, और जब इसको आप काटेंगे तो इरेगुलर कटेगा। ठीक, ये है कहानी क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स की। चलिए, तो ये थे वे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ डिफाइन करें। हिंदी के माध्यम वाले यहाँ से एक बार दोबारा से पढ़ें, कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने डाउट्स को पूछें, या तो क्लास के शुरुआत में या फिर क्लास जब हो जाती है उसके बाद अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए डाउट्स आपको ही क्लियर करने होंगे, ऐसा नहीं कि मुझे शर्म आती है पूछूं नहीं। अगर आप बोल के नहीं पूछ सकते क्लास में कोई दिक्कत नहीं, आप अपने जो डाउट्स हैं वो चाहे व्हाट्सएप पे अपने टाइप कर लीजिए कि भैया मेरे डाउट्स हैं मुझे प्लीज बता दीजिए। ठीक, बाकी ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ जितने भी यहाँ लिखे हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको देता रहूंगा। हाँ, पीडीएफ देखिए डेली डाउनलोड वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, आप रिकॉर्डेड को एक बार दोबारा से देखिए। और हाँ, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़ें, उसमें कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है उसको जरूर पूछें। ठीक, पर मेरा मानना यह है कि इतना आपको पढ़ाया है तो किसी भी पॉइंट को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एनसीईआरटी सबसे अच्छी किताब है, ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं आता, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो काफी है। हालांकि क्वेश्चन को मोड़ तोड़ के घुमा फिरा के ऐसे ही पूछा जाता है, बाकी इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये आपका सिलेबस है, सिलेबस की जितनी बातें हैं वो सारी एनसीईआरटी में डिफाइन करी गई है। ठीक, बट हाँ, तो इस एनसीईआरटी को पढ़ने में समझने में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि काफी नए नए वर्ड्स हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, अब तक तो हमने पढ़ा नहीं होता, तो अब इस बात ये सारी चीजें नई नई आती हैं, ये पढ़ने में हमें दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो बट अगर आपको अब पढ़ने में या समझने में आसानी हो रही तो इन टॉपिक्स को आप दोबारा से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये क्लीन क्लीवेज है, इसको काटा प्योर दो हाफ में कट गया, इसको काटा तो देखो टेढ़ा मेरा रफ सा कट रहा है, तो दैट मींस इररेगुलर क्लीवेज हो रहा है। ठीक, इसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं, इन टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर तक, तो इसके बाद क्लास ओवर करते हैं। चलिए अगला टॉपिक है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बहुक्रिस्टलीय होते हैं। देखिए पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब क्या, देखो अगर आपके पास मोनोक्रिस्टलाइन है, मोनो का मतलब हो गया एकल, एकल दैट मींस एक ही है उसके अंदर, एक ही तरह का सॉलिड प्रेजेंट है उसके अंदर, तो ये हो गया मोनोक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन एक से अधिक, देखो एक क्रिस्टल ये प्रेजेंट इधर, एक क्रिस्टल ये इधर प्रेजेंट है, एक क्रिस्टल ये इधर प्रेजेंट है। बहु का मतलब ही क्या है, बहुविकल्पी है या बहुक्रिस्टली, इसका मतलब ही क्या है, दैट मींस पॉली बहुत सारे, एक से अधिक है। देखिए एक क्रिस्टल आपको यहाँ दिख रहा है, एक क्रिस्टल यहाँ पे दिख रहा है, एक क्रिस्टल यहाँ पे दिख रहा है, तो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे क्रिस्टल दिख रहे हैं, इसलिए ये क्या है पॉलीक्रिस्टलाइन है। और एमोर्फस तो आपको पता ही इरेगुलर है, भाई कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक, तो पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे क्रिस्टलाइन क्रिस्टल से मिलकर बना होगा तो उसे कहा जाएगा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक, तो these are the polycristaline solid। अच्छा, एमोर्फस, अब देखो एक बार फिर से कहानी बता देता हूं, हमने पढ़ा एमोर्फस अक्रिस्टलीय को। ठीक, एमोर्फस के लिए हमने क्या पढ़ा, ये होते हैं जनरली स्यूडो सॉलिड्स, आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड आभासी ठोस होते हैं। ठीक, या फिर सुपर कूल लिक्विड होते हैं, अतिशीतित द्रव्य होते हैं, सुपर कूल लिक्विड होते हैं, अतिशीतित द्रव्य होते हैं। या फिर इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने, अमोर्फस पढ़ लिया, सूडो सॉलिड पढ़ लिया, सुपर कूल लिक्विड पढ़ लिया। इसके अलावा हमने पढ़ा ये विस्कस, विस्कस क्या होते हैं, विस्कस लिक्विड होते हैं, या सॉलिड बोल दूं या लिक्विड बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, गाढ़े लिक्विड होते हैं, विस्कस लिक्विड कह देता हूँ। ठीक, ये कहानी हमने पढ़ी अमोर्फस के लिए, अक्रिस्टलीय के लिए। इसके अलावा क्या देखा, भैया एमोर्फस है तो विस्कस लिक्विड है, दैट मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा फ्लो होना शुरू कर देगा, फ्लूइडिटी है, तरलता है इसके अंदर, फ्लूइडिटी है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज फ्लूइडिटी, तो आप कहेंगे फ्लूइडिटी का मतलब क्या है कि किसी भी गाढ़े लिक्विड को जब आप फ्लो होते हुए देखेंगे इट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, दैट मींस गाढ़ा लिक्विड, विस्कस लिक्विड जब भी फ्लो करेगा उसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी, तरलता। ठीक, तरलता, ये तरलता है। ठीक, फिर हमने देखा इससे कुछ एग्जांपल कि जो ग्लासेस होते हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को या पुरानी बिल्डिंग्स के जहां पे टेम्परेचर हाई रहता है तो ऊपर से वो पिघलना शुरू हो जाते हैं और नीचे जमना शुरू हो जाते हैं, तो ऊपर से जाएंगे पतले, नीचे से जाएंगे थिक। ठीक, तो ये कहानी हमने यहाँ पे देखी। चलिए, तो ये थी, हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। देखो अमोर्फस सॉलिड यहीं पे खत्म हो जाएंगे, अब जितने भी इस चैप्टर में आगे जो पार्ट आएंगे वे सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए आएंगे, वे सभी किसके लिए आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। ठीक,
तो एमोर्फस सॉलिड क्या है वो हमने अच्छे से देख लिया, यहीं पे एमोर्फस सॉलिड खत्म हो गया। बाकी क्रिस्टलाइन सॉलिड चैप्टर जो है अभी जो आगे जितना भी चलेगा जिसमें हम लैटिस वगैरह पढ़ेंगे वे सभी किसके लिए पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे एमोर्फस के लिए खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे उसके यूजेस भी दिए गए हैं कि एमोर्फस सॉलिड्स के क्या क्या यूजेस हैं। जैसे कि एमोर्फस सॉलिड में क्या आता है, ग्लास आता है, रबड़ आता है, वो सब मैंने वहां देखो पिक्चर में दिखाया भी था। और इसके अलावा देख लेते हैं गिलास की कहानी। गिलास कहाँ यूज होता है, कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य में, घरों में ऑब्वियस बात है, बर्तन जो गिलास के होते हैं, गिलास के जो आप शीशे वगैरह लगाते हैं उसमें यूज होता है। और बाकी लेबोरेटरी प्रयोगशाला में जो आप जितने भी गिलास हैं, बीकर हैं, ठीक है ना, जितने भी पिपेट्स वगैरह, ब्यूरेट्स वगैरह, वे सब किसके बने होते हैं, गिलास के ही बने होते हैं। रबड़ का यूज आप जानते हैं, टायर में होगा, सूसोल वगैरह दुनिया भर के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। और फिर इसके अलावा एमोर्फस सिलिकॉन जो है ये सबसे बढ़िया फोटोवोल्टिक मटेरियल होता है। व्हाट इज फोटोवोल्टिक मटेरियल? फोटोवोल्टिक मटेरियल का मतलब होता है, जैसे हिंदी में लिखा है प्रकाश वोल्टीय, इसका मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब ही होता है लाइट, लाइट, ठीक, मटेरियल है तो फोटोवोल्टिक मटेरियल का मतलब क्या है, लाइट। वोल्टिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को वॉट्स में नापा जाता है, तो ऑब्वियस बात है लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। तो दैट मींस लिखा है फोटोवोल्टिक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सूर्य के प्रकाश को विद्युत में रूपांतरण करने के लिए काम आते हैं। दैट मींस दे आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और ऑब्वियस बात है जितने भी आपके सोलर सेल बन रहे हैं, सोलर सेल बन रहे हैं, उनके ऊपर ये फोटोवोल्टिक सेल लगाया जाता है। और किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। और सिलिकॉन के क्या होते हैं, डायोड्स होते हैं, डायोड्स। आपने देखा लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। और भैया हमारे टारगेट भी हैं, हमारी गवर्नमेंट के कुछ टारगेट भी हैं कि भैया 2024 तक, पहले 22 था, 24 तक कर दिया कि गवर्नमेंट को 100 गीगावाट, बहुत सारी एनर्जी होती है, 100 गीगावाट एनर्जी जो हमें सोलर सेल से बनानी है। तो दैट मींस देखो सॉलिड स्टेट का कितना अच्छा यूज है, इस एमोर्फस सॉलिड का कितना अच्छा यूज है जो गवर्नमेंट इसको आगे तक फॉलो करा। दैट मींस 2024 तक हमें कितनी 100 गीगावाट सोलर से, सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी हमें जनरली चाहिए। तो सोलर एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फोटोवोल्टिक सेल्स चाहिए। फोटोवोल्टिक सेल का मतलब ऐसे सेल जो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को, प्रकाश को, किसमें, विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक। तो आपस बात है किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन क्या होता है, जनरली एक सॉलिड होता है, कैसा होता है, लाइट एमिटिंग डायोड वगैरह में इसको यूज किया जाता है, ठीक। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये सोलर सेल है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, यहाँ पे लाइट पड़ेगी फिर वही डायनामो वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी जब कन्वर्ट हो जाती है तो उसका आप यूज कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों। इसके अलावा अब इतने टॉपिक जो आपने पढ़े इसके बेसिस पे आप इन सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करने चाहिए, आपको ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने चाहिए। सबसे पहला है क्लासिफाई एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। इसको आप एक बार सर्च करेंगे कि इनमें से कौन से क्रिस्टलाइन है, कौन से एमोर्फस है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आंसर मैं दूंगा। फिर इसके बाद अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉलिड का सेम वैल्यू है ऑल डायरेक्शन में। अब बताइए ऐसे कौन से सॉलिड होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा याद करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस बात है उसकी वैल्यू सेम आ रही है हर डायरेक्शन में। तो उस अगर सेम आ रही है, सेम का मतलब हो गया आइसो और डायरेक्शन का मतलब हो गया ट्रॉपिक। ऑब्वियस बात है आइसोट्रोपिक को याद करिए आईएएस से, ठीक। आइसोट्रोपिक है तो अमोर्फस सॉलिड होगा। तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, अमोर्फस सॉलिड की बात कर रहा है, एक्चुअली ठोस की बात कर रहा है। तो कॉमन सेंस लगाइए, आंसर पाइए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। सेम वैल्यू है किसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हर डायरेक्शन में। तो कह रहा है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, ये सॉलिड कैसा होगा, अमोर्फस होगा। व्हाट इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज का मतलब होता है काटना। तो आपको पता है अमोर्फस सॉलिड को जब काटा जाता है तो इररेगुलर कटता है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने जो पढ़ा है इन आंसर को आपको लिखना है, समझना ही नहीं है भैया, लिखना भी है। आंसर लिख के आपको सेंड भी करना होगा ग्रुप में, ठीक। क्लास में आप आएंगे, पहली क्लास थी इसलिए मैंने आपको इसके लिए रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा। जिससे धीरे धीरे आप ढलेंगे तो आपको पता चलेगा भाई किस किस तरीके से जो है क्लासेस चलती हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आप तरीके से इनके आंसर लिखिए, मुझे सेंड करिए। जो भी आंसर लिखने में आपको मुझे लगेगा ये आंसर ऐसे गलत लिखा है तो मैं उसको आपको आंसर लिखने का तरीका बताऊंगा, इसको ऐसे लिखिए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो हम पढ़ेंगे उसमें हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये जरूरी है, कितना भी नॉलेज हो जाए आंसर ही लिखना नहीं आएगा तो भैया नंबर कहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमारा मेन मोटिव है वो जो सारा थ्योरम सी दी थी कि भैया पहले आपको पढ़ना है बेस, फिर पढ़नी है थ्योरी, फिर पढ़ने और लास्ट में लिखना है क्वेश्चन आंसर। तो भैया थ्योरी पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, लॉजिक पढ़ लिया, सारी चीज कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद आंसर राइटिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। यही हमारा पार्ट रहेगा, यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। और स्ट्रेटजी से देख लेना रिजल्ट हमारा कितना अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा है डिफाइन द टर्म ऑफ एमोर्फस, बता चुका हूं। एग्जांपल देने हैं, ग्लास, रबड़, दुनिया भर के एग्जांपल अभी दिए थे। व्हाई ग्लास इज कंसीडर एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है।
अति शीतीय द्रव्य क्यों कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया भैया, क्योंकि विस्कस लिक्विड होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कहानी कहता है, वो सब कहानी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक, ये है आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने आपको बताया जो चैप्टर के अब अगले पार्ट आएंगे उसमें केवल हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इतना आप पढ़िए, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने। ठीक, तो डू दिस, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप होमवर्क कर रहे हैं, अच्छे से काम को कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क को कर रहे हैं। बाकी शेयर करें इसे, ठीक, शेयर करें। और हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा बैच को सेपरेट ही कर दूं। दैट मींस ये हिंदी इंग्लिश जो एक साथ चल रहा है ये एक साथ ना लेके चले। ठीक, तो प्लीज शेयर करें। एटलीस्ट 4 से 5 मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 फ्री डेमोज रखूं सभी के लिए। तो डेमोज तो एटलीस्ट आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, ठीक है ना। तो डेमो शेयर करें, बाकी उनको अच्छा लगता है तो वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चे, हाँ, 4-4 5-5 बच्चे भी दोनों बैच में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, तो मैं बैचेस भी ये सेपरेट कर दूंगा। ठीक, हिंदी माध्यम वालों के लिए हिंदी बैच चलेगा और इंग्लिश के लिए इंग्लिश चलेगा। बाकी अगर एक साथ भी चल रहा है उससे भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। मैं हिंदी वर्ड्स इंग्लिश वर्ड प्रॉपर्ली बोल रहा हूँ। आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं बातों को समझे, एनसीईआरटी पढ़ें, आपकी कहानी आसान हो जाए। ठीक, तो पढ़िए, आंसर क्लास देखने के बाद जरूर आंसर राइटिंग करिए और आंसर मुझे सेंड। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास, बाय बाय।